तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, है कहीं आसमां तो उतार ला जमीन पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज हम बात करेंगे BHU CHS के 11th क्लास के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस की जो 2018 में पूछे गए थे। यहाँ हम बात करेंगे तो पूरे 25 क्वेश्चंस के जो 9th स्टैंडर्ड के पूछे गए हैं, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस थोड़ा हायर स्टैंडर्ड के भी हैं जो 11th-12th स्टैंडर्ड से भी रिलेट करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर 76 क्वेश्चन से, जो आगे बढ़ करके हम जाएंगे 100 क्वेश्चन तक, जिसे आप 1 कंसीडर करेंगे और वहाँ 25 का कंसीडर करेंगे। तो हम आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि रेटिनॉल इज द कॉमन नेम ऑफ, रेटिनॉल कॉमन नेम है किसका? रेटिनॉल किसका कॉमन नेम है? तो ये विटामिन है एक रेटिनॉल, उसकी बात कर रहा है। अब विटामिन ए, B1, B2, B3 सॉरी सी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि रेटिनॉल जो है वो किसका नाम है। तो बेटा देखिए, विटामिन ए का जो कॉमन नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। लेकिन आगे ऑप्शन को देख लेते हैं। विटामिन B1 को हम लोग बोलते हैं थियामीन, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, और विटामिन सी को बोलते हैं हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं विटामिन से रिलेटेड कॉमन नेम, विटामिन से रिलेटेड इसके डिफिशियंसी डिजीजेस, ये कई बार पूछे गए हैं BHU के CHS एग्जामिनेशन में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि लगभग सभी विटामिन के आप कॉमन नेम और उससे उसके डिफिशियंसी से होने वाले डिजीजेस, मतलब उसका क्या काम है, ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज कौन सा है इसमें से? वायरल मतलब विषाणु, मतलब विषाणु जनित रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पहला है कॉलेरा, जिसको हैजा बोलते हैं, डिसेंट्री, ट्यूबरकुलोसिस मतलब क्षय रोग, TB जिसको बोलते हैं, रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है। तो देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं कि ये सभी डिजीजेज जो हैं वो कौन कौन रोग से होती हैं। तो देखिए बेटा, कॉलेरा जो होता है वो एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, मतलब बैक्टीरियल डिजीज है। डिसेंट्री जो है वो अलग अलग तरीके से होते हैं, बैक्टीरियल डिसेंट्री भी होते हैं और अमीबिक डिसेंट्री भी होते हैं। तो अमीबिक डिसेंट्री जो सबसे कॉमन होता है हमारे आसपास, जैसे खाने वगैरह से दिखेगा कि खाने में कुछ गड़बड़ खा लिए या फिर कोई फूड पॉइजनिंग हो गई तो हम लोग को डिसेंट्री होने लगती है। डिसेंट्री को बोलते हैं दस्त, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये भी आपको बैक्टीरियल और फंगल बैक्टीरियल और माइको मतलब प्रोटोजुअल होता है। तो इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटोजुआ से होने वाला डिजीज है ये, प्रोटोजुआ से। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किससे से होता है? ये तो सबसे कॉमन है, जो कि आप जानते हैं कि ये बैक्टीरिया से होता है। रेबीज, अब आप बोलेंगे सर रेबीज तो कुत्ते के काटने से होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते से नहीं होता है डिजीज। कुत्ते के शरीर के अंदर पाया जाता है एक वायरस जिसको बोलते हैं हम लोग रैबिडो वायरस। क्या? रैबिडो वायरस। रैबिडो वायरस कुछ कुत्तों के मुंह में पाया जाता है, खास करके गलियों के जो कुत्ते होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रीट डॉग। तो स्ट्रीट डॉग्स के मतलब इन्फेक्शन के कारण रैबिडो वायरस उनके बॉडी में पाया जाता है, और ये जब आपको काट लेते हैं तो रैबिडो वायरस से क्या हो जाता है? रेबीज। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है क्या कि ये एक वायरल डिजीज है। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि वायरल डिजीज कौन होगा? तो रेबीज। ध्यान दीजिएगा कि जो लोग घरों में पालते हैं कुत्ता, उसको क्या करते हैं समय समय पर एंटीडॉट, किसका? रैबिडो वायरस का एंटीडॉट, मतलब उसके बॉडी में रेबीज का वायरस जो है, रेबिडो वायरस ना जन्म ले, ना इन्फेक्टेड हो वो कुत्ता, इसलिए उनको हमेशा बार बार 6 महीने साल भर पर एंटीडॉट लगाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि मान लीजिए घर में है, कुत्ता ही है, तो मान लीजिए कभी आपको अगर दांत लगा दिया किसी प्यार से, वो
अग्रेसिव मोड में लगाएगा वो अलग बात है, लेकिन कभी क्या होता है कि खेलते कूदते ही दांत लगा दे अगर गलती से, तो क्या होता है, अगर उसके बॉडी में इन्फेक्टेड है, रेबिडो वायरस है, तो आपको क्या पकड़ लेगा, रेबीज़। और रेबीज़ बहुत खतरनाक बीमारी है, जान लीजिए। इसका एक सबसे सिम्टम होता है, रेबीज़ का एक बहुत खतरनाक सिम्टम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिया। प्यास लगेगी, पानी मांगेंगे लेकिन पी नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड इन। अब देखिए यहाँ पे एपिथेलियम से क्वेश्चन आ गया कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो आपको पता है कि टिश्यू हमारे बॉडी में कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। पहला एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू से क्वेश्चन है। एपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्क्वैमस टिश्यू होते हैं जो सबसे फ्लैट सेल्स होते हैं, इरेगुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम। और यही अगर बहुत ज़्यादा डेंसली अरेंज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो यहाँ पूछ रहा है कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम किस में होता है। अब देखिए ऑप्शन, नेसल पैसेज, यूरेथ्रा, एसोफेगस, ब्लड वेसल्स। तो इसका आंसर होगा एसोफेगस। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जितने भी हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, डाइजेस्टिव कैनाल का पार्ट है, लगभग पूरे कैनाल में कौन पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो सिर्फ एसोफेगस है, मतलब अपर पार्ट ऑफ फूड पाइप। अगर पूरे फूड पाइप में कहीं से भी ऑप्शन दे देता आपके पास कि फेरिंग्स अगर पूछ लेता तो भी सेम आंसर होता कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि लाइनिंग्स ऑफ स्टमक वाल, लाइनिंग्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो क्या होगा, सभी का आंसर होगा कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के अलावा वेजाइनल लाइनिंग्स, मतलब अगर फीमेल की बात करें, फीमेल बॉडी में, तो लाइनिंग ऑफ वेजाइना, इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। नेसल पैसेज, तो नेसल पैसेज में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पाया जाता है बेटा कॉल्यूमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में पाया जाता है बेटा स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट है हमारा ब्लड वेसल्स में कौन सा पाया जाता है, तो ब्लड वेसल में पाया जाता है बेटा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो आपको समझ में आ गया कि कौन से पार्ट में कौन सा एपिथेलियम पाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। देखिए, नॉट एन एंजाइम मतलब इसमें से कौन एंजाइम नहीं है। मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में पूछा गया बाकी सब एंजाइम है किसी एक को छोड़ के। तो चलते हैं, पेपेन, ध्यान दीजिएगा बेटा, पेपेन, अगर थोड़ा सा इसको उच्चारण समझिएगा तो ये खुद बोल रहा है कि हम क्या हैं। पेपेन मतलब पपाया में पाया जाने वाला, पपाया में पाया जाने वाला एक तरह का ये क्या है, एंजाइम है। कहाँ पाया जाता है, पपाया, पपीता के अंदर। ट्रिप्सिन ये क्या है, हमारे बॉडी में पाया जाता है कहाँ पे, तो डाइजेस्टिव कैनाल में मिलेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम है एक। नेक्स्ट है राइबोजाइम, ये क्या है, राइबोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम है, राइबोसोम का एंजाइम है। नेक्स्ट है क्या, कोलाजेन, क्या होता है, कोलाजेन कहाँ पाया जाता है, मसल्स में स्ट्रक्चर, परफेक्ट स्ट्रक्चर शेप देने के लिए पाया जाता है। क्या होता है ये प्रोटीन होता है।
अब खुद ही आंसर लगा लीजिए। बाकी 3 एंजाइम है, ये प्रोटीन है, तो आंसर क्या होगा आपका? कोलाजेन इज नॉट एन एंजाइम, इट इज ए प्रोटीन। अब एक चीज और भी ध्यान दीजिए कि एंजाइम जो होते हैं वो भी एक तरह से प्रोटीन के ही टाइप होते हैं, बट डायरेक्ट प्रोटीन नहीं होते हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। प्रोडक्ट किसका? लाइट रिएक्शन का। किसका? फोटोसिंथेसिस का। मतलब फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होते हैं उसमें क्या बनता है फाइनली? तो उसमें बनता है ATP एंड NADH एंड O2। फोटोसिंथेसिस में O2 जरूर बनेगा, ये आप जानते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से क्या करता है प्लांट? O2 बनाता है एंड रिलीज करता है हम लोगों के लिए। तो ATP, NADPH एंड O2 ये तो मिलेगा ही। इसके अलावा क्या है? O2 एंड NADP बिल्कुल नहीं, ATP का होना जरूरी है और NADPH मिलता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है O2 एंड H2O। O2 एंड H2O तो बेटा प्रोडक्ट होता है, सॉरी रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट थोड़े होता है। यहाँ पे NADP प्लस H2O, तो यहाँ H2O के कारण ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर सही क्या है? ATP एंड NADPH एंड अगर O2 होता, यहाँ पे नहीं है, फिर भी हमारा आंसर क्या होगा? NADPH होगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका क्या होता है? निकोटीनामाइड एमिनिन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रेज और O2 ऑक्सीजन, जानते ही हैं। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, जरूर बताइएगा, ताकि हम और इम्प्रूव कर सके, आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो, अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकेंगे हम लोग। और इसी तरह से आगे बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। मैंने अभी बताया है थोड़ा देर पहले कि विटामिन से हर साल 1-2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2 परफेक्ट पॉइंट है पूछने का विटामिन से। एक उनके कॉमन नेम से पूछा गया है, दूसरा कि वो क्या काम करता है, हमारे बॉडी में क्या काम करता है। चलिए, तो ब्लड कोगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। देखिए, इसका आंसर है विटामिन के। बाकी सबका हम लोग काम देख लेते हैं, क्या काम है। विटामिन ए जो है हमें विजन प्रोवाइड करता है, मतलब आपके बॉडी में अगर विटामिन ए की मात्रा प्रॉपर है, आपका आंख जल्दी कमजोर नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है हमारे बॉडी में? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे बॉडी में कैल्शियम का जो लेवल है परफेक्ट बनाए रखता है, और कैल्शियम का लेवल बना रहेगा तो क्या होगा? हमारी हड्डियां प्रॉपर रहेगी, मजबूत रहेगी, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई क्या करता है? हमारे बॉडी में फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है, फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। विटामिन के क्या करता है? तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके, तो ये आपके सारे काम हो गए। विटामिन से 2 जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे विटामिन के आप चार्ट बना करके उसके नेम, उसके कॉमन नेम और उसका क्या प्राइमरी फंक्शन है हमारे बॉडी में, क्या रोल है, ये याद कर लेंगे आप। क्वेश्चन आपसे समझिए कि 2 क्वेश्चन परफेक्ट विटामिन से बना रहेगा आपके लिए। स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल। क्वेश्चन है मोलस्कन सेल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? मोलस्कन्स वही होते हैं जो स्नेल्स, घोंघा, ठीक है, सीप, जो ये कैटेगरी आती है वो मोलस्क्स होते हैं। और उसके सेल्स मतलब जो, जैसे आप स्नेल को देखेंगे ऊपर में क्या होता है? एक सेल नुमा बना होता है जिसको बोलते हैं घोंघा, खोखला टाइप का होता है। उसकी स्टडी को, सिर्फ उस खोखले पार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं पूछ रहा है। तो बेटा बोल रहा है कॉन्कोलॉजी, मलैकोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। तो बेटा मोलस्कन के सेल्स की स्टडी को बोलते हैं हम लोग कॉन्कोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ
मोलस्कन सेल इज नोन एज कॉन्कोलॉजी। लेकिन आपसे पूछ दे स्टडी ऑफ सिर्फ मोलस्का तो क्या होगा? मलैकोलॉजी। मतलब घोंघा जो होता है, स्नेल्स जो होते हैं, तो स्टडी ऑफ स्नेल्स इज नोन एज मलैकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ स्नेल्स सेल्स नोन एज कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट ऑस्टियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ बोन्स, हमारे बॉडी के बोन्स और स्केलेटल की स्टडी अगर करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है डायापिडेसिस इज जनरली शोन बाई। डायापिडेसिस कौन शो करता है, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? पहला एरिथ्रोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। तो हम पहले ये समझ लें कि डायापिडेसिस होता क्या है। तो देखिए डायापिडेसिस होता है जैसे कि नॉर्मली हम लोग जो ब्लड होता है, ब्लड में कैसे फ्लो करता है? ब्लड एक नॉर्मल नलिका के थ्रू, नॉर्मल कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता है। अब जब फ्लो करते करते जब ब्लड इस ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ जाता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं डायापिडेसिस। मतलब थ्रो आउट ऑफ WBC फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी से अगर हम WBC को बाहर कर देते हैं तो WBC का बाहर निकलना क्या कहलाता है? डायापिडेसिस। तो क्या होगा? WBC का दूसरा नाम क्या होता है बताइए? ल्यूकोसाइट। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। द लॉन्गेस्ट क्रैनियल नर्व, लॉन्गेस्ट और क्या? क्रैनियल नर्व। देखिए क्रैनियल नर्व क्या होते हैं समझते हैं। बेटा देखिए नर्व्स जो होते हैं हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स, मतलब जो नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी का वो बना होता है न्यूरॉन का, न्यूरल सेल्स का, नर्व सेल्स का। तो हमारे पूरे बॉडी को दो भाग में बांटा गया है मेजर तौर पे। एक जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट होता है, एक होता है आपका ये क्रैनियम मतलब ब्रेन, और बीच वाला होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो क्रैनियम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को दो भाग मतलब हम लोग पढ़ते हैं किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी के जितने भी पार्ट हैं पूरे उसको बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। तो CNS में दो पार्ट होते हैं, समझने की बात है, थोड़ा सा समझ लीजिए। CNS में दो पार्ट होते हैं, क्या? एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझिएगा ध्यान से। ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैनियम। और स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं? स्पाइन। अब इसके अंदर जितने भी न्यूरॉन सेल्स होते हैं या जितने भी न्यूरॉन चेन होते हैं उनको बोला जाता है क्या? क्रैनियल नर्व। क्या बोला है? क्रैनियल नर्व। और इसके अंदर जो होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनल नर्व। अब ध्यान दीजिए कि क्रैनियल नर्व जो टोटल हैं, टोटल क्रैनियल नर्व हमारे बॉडी के अंदर 12 पेयर हैं और स्पाइनल नर्व 31 पेयर हैं। ये याद करने वाली बात है, जरूर आप याद रखेंगे बहुत ध्यान से। 12 पेयर क्रैनियल नर्व और 31 पेयर स्पाइनल नर्व होते हैं। अब आपके मन में आ रहा सर पेयर में क्यों बता रहे हैं? बेटा देखिए हमारा बॉडी जो है पूरी तरह से लेफ्ट एंड राइट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जहाँ से भी नर्व निकलेगा वो पेयर में निकलेगा ताकि दोनों तरफ के पार्ट्स को बैलेंस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्रैनियल नर्व कितने होते हैं? 12 पेयर और स्पाइनल नर्व कितने होते हैं? 31 पेयर।
क्रेनियल नर्व मतलब जो कि कहाँ से निकला है, हमारे ब्रेन से निकल रहा है पूरे बॉडी की ओर। स्पाइनल नर्व मतलब कहाँ से, जो स्पाइनल कोड से निकल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्रेनियल नर्व कौन सा, लॉन्गेस्ट वाला, सबसे लंबा, इस 12 पेयर में सबसे लंबा वाला जो होता है वो कौन होता है, वैगस नर्व होते हैं सबसे लंबा। लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज वैगस नर्व विच इज क्रेनियल नर्व। ओके, इससे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है आपकी, लॉन्गेस्ट पूछ लिया है तो मान लीजिए कभी आपसे स्मॉलेस्ट पूछ ले, स्मॉलेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट पूछ ले तो क्या लगाएंगे, तो है एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस नर्व जो है वो बॉडी का सबसे छोटा क्रेनियल नर्व है। ओके, चलिए बढ़िया, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो किस चीज का बना होता है, पूछ रहा है। बैक्टीरियल सेल वॉल आगे है काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेक्टिन और सेलुलोज। तो बेटा बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेंस का बना होता है। तो बाकी क्या है, तो बेटा काइटिन का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेल वॉल ऑफ फंजाई, मतलब फंगस का जो सेल वॉल होता है वो किस का बना होता है, काइटिन का। नेक्स्ट है पेप्टिडोग्लाइकेन, तो वो पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वॉल किस से बनता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेंस। पेक्टिन इसका क्या है, ये बना होता है बेटा, पेक्टिन पूरी सेल वॉल नहीं बनाता है। सेलुलोज का बना होता है किसका, प्लांट्स का, प्लांट्स सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ प्लांट। सेल वॉल ऑफ प्लांट। अब ध्यान दीजिएगा पेक्टिन क्या होता है बेटा कि प्लांट के सेल वॉल में बीच का लेयर होता है जिसको बोलते हैं मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला जो बना होता है मतलब मिडिल लैमेला ऑफ प्लांट्स सेल वॉल। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन तीनों पहले ही खत्म हो गया क्योंकि पूछ रहा है क्या, बैक्टीरियल। तो बैक्टीरिया किसका होता है, पेप्टिडोग्लाइकेंस का। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरफेरॉन्स आर, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा लगेगा। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, बिल्कुल नहीं। एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बिन होता है, सॉरी। एंटीवायरल प्रोटीन, तो बेटा इंटरफेरॉन जो है वो एंटीवायरल प्रोटीन है। एक्चुअल में एंटीवायरल प्रोटीन है भी नहीं, एंटीवायरल प्रोटीन की तरह काम करता है, मतलब वायरस की अगेंस्ट में काम करता है। कैसे, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका सेल है, बहुत सारे आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में, किसी के बॉडी में मान लीजिए कि ये बहुत सारे सेल्स हो गए। ठीक है, अब देखिए कि क्या हुआ कि यहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, इस सेल के अंदर क्या हो गया, वायरस का इन्फेक्शन हो गया मान लीजिए। अब क्या होगा कि इस वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए ये क्या करते हैं, आसपास वाले जो सेल्स होते हैं ये एक प्रोटीन रिलीज करते हैं। ठीक है, और वो प्रोटीन क्या होते हैं, इंटरफेरॉन, ये सभी रिलीज करेंगे। क्यों करेंगे रिलीज, बताइए क्यों करेंगे रिलीज, ताकि ये बच सके, क्योंकि एक ऐसा नेचर है इसका एंटीवायरल, इसका नेचर है एंटीवायरल, और इसके कारण क्या होगा कि ये सभी सेल आपस में रिलीज करेंगे यहाँ पे इंटरफेरॉन, ताकि इनके ऊपर इफेक्ट न आ सके। ठीक है, और ये जो पार्टिकुलर सेल है वो तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, लेकिन बाकी सेल इन्फेक्टेड ना हो। ठीक है, इसलिए इंटरफेरॉन रिलीज किया जाता है। इंटरफेरॉन क्या है, एक तरह से एंटीवायरल नेचर का प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स, ठीक है। अब देखिए सर्टोली सेल्स क्या होते हैं समझेंगे हम लोग अभी। देखिए सर्टोली सेल्स वो सेल्स होते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है तो देखिए टेस्टिकल्स, टेस्टिस के अंदर जो होते हैं वो बहुत सारे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वहां पर क्या होते हैं जनरली, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पर्मेटोजिनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, टेस्टिस के अंदर। अब ये जो है स्पर्मेटोजिनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, तो जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो सर्टोली सेल्स क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन टू स्पर्म, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि पालन पोषण करने का काम कौन करता है स्पर्म को, सर्टोली सेल्स। अब आते हैं ऑप्शन को देखते हैं, पैंक्रियाज एंड सीक्रेट्स कोलेसिस्टोकाइनिन, बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब सर्टोली सेल्स कहाँ पाया जाता है और इसका क्या काम होता है पूछ रहा है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स बिल्कुल नहीं, एंड सीक्रेट एड्रिनलिन ये भी नहीं हो सकता है, ओवरीज एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन ये भी नहीं क्योंकि ओवरी तो फीमेल में होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब वही होता है कि जो जेनरेशन कर सके, जो रिप्रोडक्शन कर सके उस सेल्स को, मतलब जो स्पर्म सेल जहाँ से बना है उस सेल को बोलते हैं जर्म सेल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाया जाता है सर्टोली सेल्स, इसका काम होता है कि स्पर्म को न्यूट्रिशन दे सके, तो आंसर इज डी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन बट हु शोड दैट आरएनए एक्ट द सेम। देखिए बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये कि एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि एंजाइम्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, बट कभी कभी आरएनए जो होता है वो भी आपके एंजाइम की तरह काम करने लगता है, प्रोटीन की तरह काम करने लगता है। तो ये किसने बताया था, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है एल्टमैन एंड किच, दूसरा है बीडल एंड टैटम, मिशेल्सन एंड स्टॉल, एंडरसन एंड पॉलबर्ग। देखिए ये तो आप काट ही दीजिए क्योंकि ये बायोलॉजी के तो साइंटिस्ट ही नहीं थे, तो ये बचा 3। अब देखिए बीडल एंड टैटम ने ना बहुत एक अच्छा काम किया था, इन्होंने न्यूरोस्पोरा, एक तरह का फंगस है, उस पर इन्होंने म्यूटेशन और जेनेटिक्स का काम किया था, म्यूटेशन की स्टडी की थी और जीन की स्टडी की थी, किसके ऊपर, न्यूरोस्पोरा के ऊपर। तो ये क्वेश्चन तो आरएनए और प्रोटीन से रिलेटेड है, बात खत्म। अभी मिशेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया था, इन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया था, डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे। तो बच गया कौन हमारा, आल्टमैन एंड किच। तो आल्टमैन एंड किच ने बताया था कि आरएनए भी एंजाइम और प्रोटीन की तरह काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड। देखिए कार्बोहाइड्रेट को मेजर तौर पे 3 ग्रुप में बांटा गया, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, सबसे सिंपल। तो मोनोसैकेराइड में कौन कौन आते हैं जान लीजिए। मोनोसैकेराइड में पाए जाते हैं सबसे सिंपल, जो आप जानते हैं जिसका भी नाम ना वो सभी लगभग मोनोसैकेराइड के ही होंगे, ठीक है।
ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज, जो अभी हम पढ़ते हैं डीएनए में, आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, राइबुलोज, ये सभी क्या हैं? मोनोसैकेराइड, मतलब सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा आपका डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड के अंदर कौन कौन से आते हैं जान लीजिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर 3-4 ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा तो बस सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे रिलेटेड। सबसे परफेक्ट, जो सबसे बेटर डाइसैकेराइड है वो कौन है? सुक्रोज। जो हम लोग चीनी खाते हैं, टेबल शुगर जिसको बोलते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? सुक्रोज। लैक्टोज जो दूध से मिलता है, माल्टोज जो हम लोग रोटी चावल या फिर जो भी खाते हैं अन्य पदार्थ उनसे जो मिलता है, ठीक है। तो ये 3 है डाइसैकेराइड। और बाकी जितने भी आप कॉम्प्लेक्स शुगर सुनते हैं जैसे कि सेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन, स्टार्च, ये सभी क्या हैं? पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे ऑप्शन कि भैया डाइसैकेराइड का ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज, ये तो मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज ये भी मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोज ये भी मोनोसैकेराइड है। तो आपका बचा क्या? देखो यहाँ पे इन तीनों में से ही एक है ना, लैक्टोज, डाइसैकेराइड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज नाउ बीइंग वाइडली कल्टिवेटेड इन इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन बेटा रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कीजिएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होते हैं तो समझेंगे थोड़ा। जिस क्रॉप के जीन में परिवर्तन करके, जीन में कुछ चेंज करके और उसे हम लोग कल्टीवेट करते हैं, उसे हम उत्पादित करते हैं, उसे हम उगाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्यों करते हैं? ताकि उसके जीन में परिवर्तन करके हम या तो उसके उत्पादन को बढ़ा सके, या उसे किसी बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस बना सके, या फिर हमारे जो हार्श कंडीशंस हैं, मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा हवा, बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, इसके लिए हम उसको रेजिस्टेंट बना सके, इसके लिए हम बनाते हैं क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं, ये भी और ये भी। बट पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा उगाया जाता है, और वो भी कहाँ? इंडिया में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सा है? तो वो है बीटी कॉटन। बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया था जिसका हम लोग क्रॉस करवा करके कॉटन का उत्पादित किए, बैगन का उत्पादन किए, मेज़ का और फिर चावल का, जिससे हमको मिला क्या कि बैक्टीरिया रेसिस्टेंट कॉटन। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी तो थोड़ा समझ लीजिए कि पहले कॉटन जो होता था ना, बहुत आसानी से बैक्टीरिया उसको खा जाता था, तो फिर नष्ट होता था, हमारा फसल बर्बाद होता था, और फसल बर्बाद हो गया तो फिर क्या होगा? किसानों की आय रुक जाती थी। तो इसके लिए ऐसा कॉटन बनाया गया जिसमें बैक्टीरिया का इफेक्ट खत्म आता है, वायरस का इफेक्ट खत्म आता है। उसी तरह से ब्रिंजल था, इसमें भी बहुत सारे माइक्रोब्स लग जाते थे पहले, तो उस वायरस को हटाने के लिए, उस बैक्टीरिया को हटाने के लिए क्या किया गया? उसके अंदर बीटी ब्रिंजल लगाया गया, मतलब कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस से क्रॉस करवा दिया गया, जिसके कारण क्या होता है कि अब उस बैगन में कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं लगते हैं या फिर कम लगते हैं। सेम टू सेम चीज़ यही मक्का के साथ भी हुआ, गोल्डन राइस के भी साथ हुआ। तो हमारा आंसर क्या है? बीटी कॉटन जो है सबसे पूरे देश में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा बेटा, कि अगर क्वेश्चन बदल दे कि इन इंडिया ना लिख करके पूछे इन वर्ल्ड, तो भी आपका आंसर यही होना चाहिए, बीटी कॉटन, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन है? तो है बीटी कॉटन। ओके, देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो पक्का आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट से हमें पता चलेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर बहुत अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा,
ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं PYQ की, जो कि 2018 में पूछे गए थे। तो ये PYQ का सीरीज हमारा चलता रहेगा जब तक कि पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर लेते हैं। तो हर एक दिन हम लोग 1 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जो PYQ सीरीज चल रहा है वो आप लोग देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बहुत अच्छा लगे तो लोगों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द साइंटिस्ट हु आर द फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज्ड जीन बाय केमिकल मेथड एंड गॉट द नोबेल प्राइज। इसका आंसर है, सॉरी इसका ऑप्शन दिया हुआ है आर्थर कॉर्नबर्ग, जेम्स वाटसन, हरगोविंद खुराना, लिनियस पॉलिंग। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जो है 2018 का मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मतलब इसको आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऑफ द ईयर। पूछिए कैसे, देखिए मैं बताता हूं आपको, अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया नोबेल प्राइज, देखिए इसमें 2-3 वर्ड हैं। नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज इन चारों ही साइंटिस्ट को किसी न किसी टाइम में मिल चुका है। तो भैया आप ये सोचेंगे कि नोबेल प्राइज मिला हुआ होगा तो उसको टिक लगा देंगे, तो भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि नोबेल प्राइज चारों को मिल चुका है। उसके बाद आपके मन में आ रहा होगा कि सर सिंथेसिस ऑफ जीन्स और जेनेटिक्स का क्वेश्चन होगा तो कर लेंगे। तो ये चारों साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स पे ही काम किया है, ये भी जान लीजिए। दूसरा, ये जो चारों हैं सभी जेनेटिक्स पे ही काम किए हैं और सभी को नोबेल प्राइज मिला है किसी न किसी काम के लिए। तो कन्फ्यूजन कहाँ होता है? अब देखिए लिनियस पॉलिंग, तो इन्होंने डायरेक्ट डीएनए पे काम किया था, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, जीन्स के लिए। तो ये हमारा आंसर कट गया। दूसरा है जेम्स वाटसन, ये भी हमारा कट गया। अब कन्फ्यूजन होगा ये कि आर्थर कॉर्नबर्ग एंड एचजी खुराना। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे ये बात कि सर एचजी खुराना लगा दीजिए ना सर, ये तो इंडिया के हैं और बहुत फेमस हैं। तो ठीक है लगा देते हैं, लेकिन कारण तो समझ लीजिए। देखिए इन दोनों ने ही लगभग सेम टाइप से काम किया था। किसने? आर्थर कॉर्नबर्ग ने और एचजी खुराना ने। ठीक है, इनके साथ 2 साइंटिस्ट और थे, इनके साथ भी 1-2 और साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने मिलकर के काम किया था। इन्होंने जो काम किया था वो काम किया था क्या, डीएनए को बायोलॉजिकल सिंथेसिस, डीएनए को बायोलॉजिकली सिंथेसाइज करके इन्होंने अलग अलग उसके स्ट्रेंस निकाले थे। ठीक है, तो ये कॉर्नबर्ग ने किया था। दूसरा है आपका कि यहाँ पे जीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो एचजी खुराना ने क्या किया था, इन्होंने न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड के हेल्प से, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जेनेटिक कोड को अलग किया था बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखिए प्रोटीन सिंथेसिस मतलब कि आ गया केमिकल प्रोसेस आ गया आपका। जैसे केमिकल प्रोसेस आ गया तो आपका ये वाला टॉपिक है, देखिए केमिकल मेथड से जीन को सिंथेसाइज किसने किया था। बेटा देखिए जेनेटिक कोड जो वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, जेनेटिक कोड वही जैसे कि आपने पढ़ा होगा कहीं AUTGC, इन 5 वर्ड का यूज करके हम लोग ट्रिपलेट बनाते हैं कोड, AUG AUT GUC इस तरह से। तो वो जो होता है वही था जेनेटिक कोड, और इसी का स्टडी किया था कि इन्होंने एचजी खुराना, इनके साथ निरेनबर्ग थे और एक और साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या था, और इनको मतलब क्या बोलते हैं इसको, नोबेल प्राइज मिला था कब, 1968 का नोबेल प्राइज मिला था इनको। ठीक है, बायोलॉजी का नोबेल, सॉरी फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज। और जान लीजिए कि इंडिया में फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज अभी तक एकमात्र इन्हीं को मिला है, एचजी खुराना, हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, ह्यूमन किडनी का फंक्शनल यूनिट, मैंने बताया था यूनिट का मतलब होता है कि वह छोटा चीज़ जिसके बेसिस पर पूरे मतलब बाकी चीज़ों का इमारत रखा गया हो। स्ट्रक्चरल मतलब जिस छोटे चीज़ से मिल करके कुछ बना हो। फंक्शनल मतलब कि वो छोटा चीज़ जो कि वही काम करता हो जो पूरे मेजर तौर पे काम करता है। जैसे किडनी का काम क्या है? यूरिन बनाना, ठीक है। तो यूरिन बनाना किडनी का काम है, बट उसके साथ और कौन करता है? उसके सबसे छोटा यूनिट जहाँ पे किडनी के अंदर यूरिन बनता है तो वो होता है आपका नेफ्रॉन। बाकी ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। लूप ऑफ हेनले, हेनलेज लूप, ये क्या है? एक तरह से नेफ्रॉन का एक पार्ट है, ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। पिरामिड क्या है? ए पार्ट ऑफ किडनी, किडनी का बाहरी पार्ट है ये, किडनी आउटर पार्ट। और नेफ्रीडिया ये क्या है? ये है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म। तो ये भी नहीं, किडनी तो ह्यूमन में होता है, और ह्यूमन में होता है तो क्या होता है? उसका नेफ्रॉन होता है। हमारे दोनों किडनियों में लगभग 20 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं। अकेले एक किडनी में लगभग 10 लाख के करीबन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो बहुत छोटा यूनिट होता है और वो हमारे बॉडी में यूरिन को प्यूरिफाई करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होमोलोगस ऑर्गन। देखिए होमोलोगस ऑर्गन होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। वैसे ऑर्गन, ठीक है, वैसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन या स्ट्रक्चर कैसा हो? सेम टाइप का हो, एक जैसा दिखता हो, सिमिलर दिखता हो, लेकिन फंक्शन कैसा हो? डिफरेंट हो। तो पूछ रहा है ये कैसे, क्या शो करेगा, क्या बताएगा, क्या दर्शाएगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन, कॉमन डिसेंडेंट, नेचुरल सिलेक्शन। देखिए नेचुरल सिलेक्शन का इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। पैरेलल इवोल्यूशन बेटा ये तो बोल रहा है कि ये कॉमन ओरिजिन एक है बट काम अलग अलग कर रहा है सब, तो ये तो फैल गया ना। ओरिजिन एक जगह से हुआ और चारों बगल फैल गया। मान लीजिए कि कोई आदमी, ठीक है, उसके 4 बेटे हुए, चारों बेटे बनारस में जन्म लिए, तो वो उनकी जो स्टार्टिंग की जो बनावट होगी, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, जो एजुकेशन होंगे, वो तो बनारस के हिसाब से होगा, एक जैसा होगा। लेकिन चारों बगल फैल गया मान लीजिए, ठीक है, तो मान लीजिए कोई चला गया अमेरिका, कोई चला गया दिल्ली, कोई चला गया बॉम्बे, तो वो अपना अब क्या उसके नेचर में, उसके काम में डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन उसकी स्टार्टिंग की जो बनावट है वो तो सेम रहेगी ना। तो यही चीज़ कह रहा है, उससे क्या होगा? पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक आदमी यूपी से निकला, एक आदमी बिहार से निकला, और दोनों आदमी चले गए, एक आदमी चला गया पुणे, एक आदमी चला गया बॉम्बे, तो ये तो बात बराबर हो गई ना बेटा। पैरेलली हो गया कि एक दूसरे आदमी जा रहा है ऐसे पैरेलल, मतलब उसका स्ट्रक्चर भी अलग था और फंक्शन भी अलग रह जाएगा, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं कि जब बाहर की चीज़ें कन्वर्ज होती है, मतलब एक साथ अलग अलग चीज़ें मिल हो करके एक साथ आती है। जैसे हम लोग कन्वर्जेंट लेंस किसको बोलते हैं बताइए? कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं कॉनकेव लेंस को। तो क्या करता है वो? किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि बाहर से आ गया हर चीज़, इधर से ये चीज़ आया, इधर से ये चीज़ आया, तो ये क्या, ये कन्वर्जेंट हो गया, मतलब अलग अलग चीज़ें मिल करके एक साथ काम करेगी, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। कॉमन डिसेंडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, एक कॉमन था, डिसेंडेंट मतलब वंश, एक ही वंश से, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी वंश है बनारस में, मान लीजिए कोई बनारस ठाठ था, बनारसी जैसे होता है ना, पुराने बनारस के कोई महाराजा थे और उनके मान लीजिए 5-6 बेटे हुए, वो तो उनका कॉमन एसेंडेंट तो रह जाएगा। मान लीजिए कोई आके अमेरिका में बस गया, कोई दिल्ली में बस गया, कोई मान लीजिए सऊदी अरबिया में बस गया, कोई रसिया में बस गया,
तो ये अलग अलग बाद में हो जाएंगे। स्टार्टिंग में तो उनके वंशावली होती वो एक थी, तो उस वंशावली एक होने के कारण क्या है, कॉमन डिसेंडेंट। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की जगह पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता तो भी क्या है, सेम ही होती। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी क्या होता है कि फैलेगा, डाइवर्स फैलाओ, और कन्वर्ज मतलब सिकुड़ाओ, ठीक है। तो क्या होगा, होमोलोगस ऑर्गन मैंने क्या होता है, ओरिजिन या फिर स्ट्रक्चर सेम हो बट काम अलग अलग हो जाएंगे। तो भैया मान लीजिए कोई चीज़ एक जगह से बनेगा तो ओरिजिन सेम रहेगा, लेकिन जब काम अलग अलग करेगा वो तो उसके फंक्शन तो डिफरेंट हो जाएंगे ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर कॉमन एंसेस्ट्री को सपोर्ट करता है कौन, होमोलोगस ऑर्गन। आगे बढ़ते हैं। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखेंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट। अब देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट समझ लेते हैं बेटा, जो उत्सर्जी अवयव या वेस्ट होते हैं ना, जैसे कि जो हम लोग मूत्र विसर्जन करते हैं, यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, तो यूरिन डिस्चार्ज क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसका, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट का पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है, यूरिक एसिड, एमिनो एसिड, अमोनिया और यूरिया। तो देखिए बेटा, एमिनो एसिड तो किसी भी तरह से वेस्ट तो है ही नहीं। यूरिक एसिड, देखिए यूरिक एसिड वाले जो प्रोड्यूस करते हैं जो जानवर, उनको बोलते हैं हम लोग यूरिकोटेलिक। अमोनिया जो रिड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग अमोनोटेलिक। यूरिया जो डिस्चार्ज करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग यूरियोटेलिक। देखिए सबसे ज़्यादा जो इसमें पॉइजनस होता है वो होता है हाईली पॉइजनस अमोनिया, सबसे हाईली पॉइजनस होता है, और सबसे लेस पॉइजनस होता है यूरिक एसिड, और सबसे मॉडरेट होता है कौन, यूरिया। हम लोग यूरिया डिस्चार्ज करते हैं, जो यूरिन होता है हम लोगों के जो मूत्र में क्या होता है, यूरिया होता है, इसलिए हम लोग क्या है, यूरिकोटेलिक है। ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस नहीं है और बहुत कम पॉइजनस नहीं है। अब सीधा बताइए मुझे कि जो ज़्यादा पॉइजनस होगा कोई चीज़ और हमारे बॉडी में होगा तो कैसे रहेगा कि हम जिंदा रहेंगे। उसके साथ पानी की मात्रा ज़्यादा मिला दो, डाइल्यूट हो जाएगा। तो जब कोई चीज़ डाइल्यूट हो जाएगा तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। मतलब अमोनोटेलिक, अमोनिया जो है कब रहेगा हमारे बॉडी में, जब बहुत ज़्यादा पानी, और पानी सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, एक्वेटिक एनिमल को। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक लाइफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया डिस्चार्ज करते हैं अपने बॉडी से। अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा हाईली पॉइजनस है। दूसरा, हम लोग आते हैं जो नॉर्मल पानी का यूज़ करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं भी, मतलब कम नहीं पीते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं पीते हैं। तो क्या करता है, हम लोगों में एनिमल्स, हायर एनिमल्स जितने भी हैं, हायर एनिमल्स। अब देखिए इंसेक्ट और बर्ड बहुत कम पानी पीते हैं, आवश्यकता के अनुसार बहुत कम पानी पीते हैं, और उनके बॉडी में पानी की कमी होती है, इसलिए उनके बॉडी में ऐसा चीज़ होना चाहिए जो पॉइजनस ना हो। तो यूरिक एसिड जो होता है ना, पॉइजनस नहीं होता है, और ये बहुत हल्के वेट का होता है ताकि चिड़िया आसानी से उड़ सके, और यही चीज़ होता है। और ये बहुत ड्राई होता है, वाइट कलर का पीट रिलीज करते हैं जो चिड़िया, वो यही होता है, यूरिक एसिड होता है। तो इस किस में होता है, यूरिकोटेलिक बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स। वैसे जानवर, वैसे जीव जो बहुत कम पानी पीते हैं ना, उनमें क्या होता है, यूरिकोटेलिक होते हैं, वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट क्या करेंगे, यूरिक एसिड का डिस्चार्ज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी वेयर सिलेक्टेड मेंडल टू क्रॉस द फर्टिलाइजेशन। जो मेंडल बाबा, याद आ गया होगा आपको,
मेंडल बाबा ने जो क्रॉस करवाया था, क्या जेनेटिक्स का जो मटर के ऊपर क्रॉस करवाया था, उससे पूछा जा रहा है कि कितने जोड़े गुण लिए थे उन्होंने। तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर आपसे पूछे हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर आपसे पूछे ट्रेट कितने थे, तो 14 ट्रेट थे, 14 ट्रेट्स थे। ट्रेट्स मतलब जो, जैसे मान लीजिए रेड तो उसका वाइट, ये क्या हुआ 2, फिर टॉल एंड ड्वार्फ, फिर येलो एंड ग्रीन, तो ये क्या 2-2 इस तरह से गिनेंगे, तो इसका 14 ट्रेट्स एंड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था उन्होंने। और इसका क्या किया था उन्होंने, क्रॉस करवाया, और फिर जो रिजल्ट आया उसको हम लोग पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी में मतलब ह्यूमन के बॉडी में टेम्पररी ग्लैंड कौन सा है। देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड कौन होते हैं, जो हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन यहां पे पूछ रहा है क्या, टेम्पररी, मतलब कि जो हमेशा नहीं रहता, कभी कभी बनता है। क्वेश्चन है पीनियल ग्लैंड, ये तो हमारा टेम्पररी ग्लैंड भैया, तो ये तो होगा नहीं। कॉर्पस कार्डिकम, ये भी तो ग्लैंड है ही नहीं, कभी कुछ रिलीज नहीं करता, ये तो अवशेष है। कॉर्पस ल्यूटियम, ये भी अवशेष है लेकिन ये रिलीज करता है हार्मोन। दूसरा है कॉर्पस एलोटम, तो ये तो ग्राफियन फॉलिकल के बनने के पहले की कहानी है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सभी क्या है, फीमेल बॉडी के पार्ट। जान लीजिए पीनियल ग्लैंड तो सभी में होते हैं, लेकिन ये तीनों फीमेल बॉडी में पार्ट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है बट टेम्पररी वे में ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या होते हैं बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर में होता है आपका ओवम, और ओवम जब रिलीज होता है ओव्यूलेशन के क्रम में, ठीक है, ओवम आ गया बाहर। अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी रिटेन करेगी फीमेल बॉडी के अंदर, और प्रेगनेंसी रिटेन करती है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी के समय कहां से रिलीज होता है, ये जो बचा हुआ पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। कब, प्रेगनेंसी रिटेन के समय। तो इसलिए हम लोग प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, कि जब तक जब तक प्रोजेस्टेरॉन हमारे मतलब फीमेल बॉडी में रहेगा बना हुआ, उस समय तक आपके उस फीमेल के बॉडी में प्रेगनेंसी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, प्रेगनेंसी नॉर्मल रहेगी, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत या डिफिकल्टीज नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल अलगा, कॉलोनियल अलगा का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा, वॉल्वॉक्स, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स। वॉल्वॉक्स है जो उसका एग्जाम्पल है, दीजिएगा। कॉलोनियल क्या होता है, जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो गुमसुम अलग अलग रहते होंगे, ठीक है, वो किसी से बात नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, उसको बोलते हैं मतलब वो अलग अलग रहते हैं, सिंगल, ठीक है। और कॉलोनियल, जैसे ऐसे भी आपके बॉडी में आपके साथ दोस्त लोग होंगे जो हमेशा कभी अकेले नहीं रह सकता है, ग्रुप में रहेगा, चाहे वो लड़कियों के बीच में रहेगा, लड़कों के बीच में रहेगा, चाहे सबके बीच में रहेगा, लेकिन अकेले कभी नहीं रहेगा। वो एकदम मतलब होता है ना, झुंड बना के ही चलेगा, ठीक है। तो जो झुंड बना के हमेशा रहते हैं वो क्या है, वॉल्वॉक्स की तरह है, मतलब वो अकेले नहीं रहेगा, कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, ओके। तो वॉल्वॉक्स इसका एग्जाम्पल है कि वैसा अलगी है, वो कॉलोनी के फॉर्म में पाया जाता है, ग्रुप में पाया जाता है हमेशा। आगे है कि द राइपनिंग ऑफ फ्रूट कैन बी फास्टेंड बाई, देखिए क्वेश्चन है राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या कर रहा है,
फल को पकने का, फास्टन मतलब कि बहुत तीव्र से बढ़ाना। जैसे देखिए नेचुरल प्रोसेस है भैया, फल लगेगा, फल पकेगा, फल गिरेगा, लेकिन आपको उस प्रोसेस को फास्ट करवाना है, तो क्या करेंगे? बोल रहा है कि फास्टन करने के लिए क्या करते हैं? साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, इथिलीन। तो बेटा इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इथिलीन का इस्तेमाल करते हैं कि अगर जल्दी से फल को पकाना है तो इथिलीन का यूज करते हैं। ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करता है बेटा? ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑक्सीन, ये भी क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब दोनों में आपके पूछने का अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर बेटा, सेल डिवीजन जो है ये पूरे बॉडी में करता है। क्या? होल बॉडी, पूरे बॉडी, पूरे प्लांट बॉडी में काम करता है। सेल डिवीजन ये जो है ऑक्सीन जो है वो स्टिम्युलस के अकॉर्डिंग काम करता है, स्टिम्युलस बेस्ड। जैसे सनलाइट जहां पे पड़ेगा उसके अपोजिट में ऑक्सीजन मतलब सेल डिवीजन हो सकता है। जिब्रेलिन क्या करता है? तो जर्मिनेशन इनिशिएट करता है, जर्मिनेशन इनिशिएट करता है, जर्मिनेशन को बढ़ावा देता है। जैसे कोई सीड है बहुत दिन से पड़ा हुआ है, उसके अंदर जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, वो नया प्लांट नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसमें जिब्रेलिन डाल दीजिए तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। नेक्स्ट है इथिलीन। इथिलीन क्या करता है? तो फल को तैयार करता है, राइपनिंग। कोई फल जो है, कोई फ्रूट है बहुत कमजोर है, बहुत बच्चा है, तो उसमें आप इथिलीन डाल, जल्दी से मैच्योर हो जाएगा और पक जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स क्या कहलाता है? अब समझिए बेटा, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या है? हमारे नर्व सेल, नर्वस सिस्टम के पार्ट है न्यूरॉन, नर्व सेल्स। हमारे पूरे बॉडी में अनंत इनफाइनाइट नर्व सेल्स हैं। तो एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि एक नर्व सेल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा फिर ये रहा, चौथा फिर ये रहा। तो इसके बीच में जो ये नर्व सेल्स होते हैं, इसके बीच में जो गैपिंग आती है ना, पूछ रहा है कि टू न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिनैप्स। जैसे कि अगर आप रफली मैं समझाऊं, तो ये आपका होता है न्यूरॉन एक, इसके अंदर होता है सेल बॉडी, ये होता है एक्सॉन और ये होता है आपका सेल बॉडी। तो हर एक सेल बॉडी, जैसे मान लीजिए डेंड्राइट का ये पार्ट अगर हम जूम करें तो ये दूसरे पार्ट से जुड़ा होता है। तो ये जो पार्ट होता है ज्वाइंट का, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सिनैप्स। मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच का ज्वाइंट जो जुड़ रहा होता है। एक न्यूरॉन है, फिर इसके आगे दूसरा न्यूरॉन होगा, फिर इसके आगे तीसरा न्यूरॉन होगा। तो ये न्यूरॉन तो हो सकते हैं। तो हर एक न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होती है उसको क्या बोलते हैं? सिनैप्स। अब इम्पल्स, इम्पल्स बोलते हैं उस मैसेज को जो एक न्यूरॉन कैरी करता है। मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू मैसेज। एक्सॉन, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग एक्सॉन। डेंड्राइट्स, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग डेंड्राइट्स। तो भैया डेंड्राइट्स हो नहीं सकता क्योंकि इसका पार्ट है, एक्सॉन इसका पार्ट है, आवेग तो मैसेज ही है, तो ज्वाइंट को क्या बोलेंगे? सिनैप्स। ओके, आज के लिए हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, विद इन द प्लांट्स सुगर आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन इज। अब देखिए कि प्लांट्स की बॉडी में शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होता है, किस फॉर्म में पूछ रहा है। तो देखिए ग्लाइकोजन, ये तो प्लांट में होता ही नहीं है, ये तो एनिमल में होता है। ठीक है, तो ये खत्म। दूसरा सुक्रोज, तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो सुक्रोज ही होगा, क्योंकि सुक्रोज क्या है? एक तरह का डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज, स्टार्च इतना कॉम्प्लेक्स है बेटा कि ये कभी ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाता है आसानी से, बहुत कॉम्प्लेक्स है। और ग्लूकोज तो बनता ही है प्रोडक्ट के रूप में, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस जब होता है
तो ग्लूकोज तो वहाँ बन ही रहा है, तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है? वो जब थोड़ा चेंज होगा सुक्रोज के रूप में, तो सुक्रोज के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट में फूड के रूप में, और फिर क्या होता है कि उस प्लांट को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आपको अच्छा लगे तो, और बहुत अच्छा लगे तो लोगों में, अपने दोस्तों में बांटिएगा भी इसे, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। ठीक है, दूसरी बात, आपको अगर कोई भी अपडेट चाहिए CHS BHU से रिलेटेड 6, 9 और 11th के ऑल सब्जेक्ट से कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे ऐप माइंड मेकर गुरुजी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको CHS BHU से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकेगी। और हम जो PIQ का जो सेशन चला रहे हैं वो आगे हमारा कंटिन्यू रहेगा, तो आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का हम लोग को इंतज़ार है कि आप कमेंट्स करें, कैसा हमारा लेक्चर हो रहा है, कैसा हमारा कंटेंट डिलीवर हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है ये चीज़ें, तो बताएंगे ज़रूर। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।